हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और आपका कमेंट आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें पसंद आ रही हैं आपको। यदि जो नहीं पसंद आ रहे हैं उसको कमेंट किया करिए। जैसे लिखने के लिए आपने कमेंट किया, हमें अच्छा लगा कि हमें सुधार करना चाहिए। तो चलिए और भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियो। और पेट का जो हम लोग पढ़ रहे थे फिज़िक्स, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। उसके पहले एक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साइंस वाला सेक्शन है मेरा पेट के लिए, ठीक, लगभग फिजिक्स का हमें लग रहा है 60% हो गया है। 40% और करना है। 3 या 4 या 5 वीडियो में कर लेंगे इसे। उसके साथ मैं स्टार्ट करूँगा जीएस वाला। ये चलता रहेगा। मैथ में 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। इसके पैरेलल में जीएस तो चलता ही रहेगा। तो पहले मैं या हिस्ट्री या ज्योग्राफी स्टार्ट करूँगा। कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से वीडियो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम देखते हैं, 2 चीज़ पढ़ना है मुझे, सरफेस टेंशन और एक फ्लोटेशन। तो सरफेस टेंशन में हम पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्सेस क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस क्या होता है। सरफेस टेंशन का डिफिनेशन देखेंगे कैसे होता है। कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है। सरफेस टेंशन का जो एप्लीकेशन है उसको देखेंगे, और उसका डिपेंडेंसी, जैसे सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वो चीज़ देखेंगे। और कुछ जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं सब पॉइंट को हम लोग देखेंगे, मतलब टू द पॉइंट चलेंगे। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है सरफेस टेंशन में, मगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चलते चलेंगे, और जो भी हमारे काम की चीज़ें हैं उसी को पढ़ेंगे। इसी तरह फ्लोटेशन में हम देखेंगे बॉयंट फोर्स क्या होता है, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत, ठीक, और लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है, ठीक। उसके बाद इसका कोई भी जैसे बॉडी है, किसी फ्लूइड में कोई द्रव है, उसमें कैसे तैर सकती है, कब पूरी डूब सकती है, और कब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा कि आराम से तैर रही होगी। और उसका एप्लीकेशन देखेंगे, फ्लोटेशन का क्या क्या एप्लीकेशन है, कैसे हम यूज करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। हम देखेंगे सरफेस टेंशन, ठीक। सरफेस टेंशन बेसिकली, उससे सरफेस टेंशन जानने से पहले एक देख लेते हैं कोहेसिव फोर्स क्या होता है, एडहेसिव फोर्स क्या होता है। देखिए कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इसका हिंदू तो नहीं मालूम मुझे, अब देख लीजिएगा। देखिए कोहेसिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो सेम मॉलिक्यूल में रखते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए आप कोई बीकर आपने लिया, ठीक, इसमें वाटर आपने फिल कर दिया, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल, अब इसका जूम व्यू देखेंगे हम, एक मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स करते हैं। एडहेसिव पे ही समझ लीजिए आप, जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, मेरा सरफेस है। कुछ भी मान लीजिए ग्लास का है, तो इन दोनों सरफेसों के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे हम, एडहेसिव फोर्स कहेंगे। मीन्स यदि 2 सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहेंगे, और 2 नॉन सिमेट्रिक और सिमिलर मॉलिक्यूल हों उनके बीच जो फोर्स लगता है उसको एडहेसिव कहेंगे। जैसे आप एडहेसिव यूज करते हैं किसी चीज़ को पेस्ट करने के लिए, किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, जैसे आप गम यूज करते हैं, गम, कोई पेपर आपने लिया, उस पर वो लगाया, किसी दूसरे चीज़ पे हम चिपका देते हैं। तो हाँ, दोनों मॉलिक्यूल के, ये तो पेपर रहा मेरा, और जो मान लीजिए आप फेविक्विक लिए, कुछ भी लिया आपने, तो उसके और उसके मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, जैसे मान लीजिए फेविक्विक है, ये क्या है, मेरा पेपर का मॉलिक्यूल, इनके जो बीच में जो फोर्स लगेगा उसको एडहेसिव फोर्स कहेंगे, ठीक। ये 2 चीज़ पॉइंट है। सरफेस टेंशन पढ़ने से पहले इसको हमने जान लिया। अब देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन होता क्या है, देखिए आप, सरफेस टेंशन को पृष्ठ तनाव कहते हैं।
पृष्ठ तनाव। अब देखिए तनाव मतलब तनाव कहीं ना कहीं फोर्स लग रहा होगा। पृष्ठ मतलब पृष्ठ होगा किसी चीज़ का, पृष्ठ होगा, सरफेस एरिया होगा, उसी पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा था। इसका डिफिनीशन क्या है? देखिए इसका सिंपल डिफिनीशन यही है, किसी द्रव के सरफेस पे खींची गई रेखा पे लगने वाला जो परपेंडिकुलर फोर्स है, मान लीजिए ये बीकर है, इसमें आपने पानी भर रखा है, ठीक, तो इसके सरफेस एरिया पे जो इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर लगता है फोर्स, अर्थात इस डायरेक्शन में, ये जनरली पूछा जाता है इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम, इसका 3D आप इमेजिन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक लाइन खींची है आपने, इसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन कहेंगे। इसका फार्मूला क्या होता है? सरफेस टेंशन को हम T से डिनोट करेंगे, T = F/L। यही मैंने बताया, किसी फ्लूइड के उसका सरफेस पे खींची गई रेखा के परपेंडिकुलर फोर्स लगता है जो, उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर लगता है। जैसे मान लीजिए एक बबल है, बुलबुला है, ठीक, कोई पूछेगा कैसे बुलबुला बना हुआ है, तो इस पर सरफेस टेंशन किस डायरेक्शन में लगता है? तो इस डायरेक्शन में आपको बताना होगा। ये फ्लूइड है, पूरा भरा हुआ है, ठीक, तो इस डायरेक्शन में लगता है, इसका सरफेस का परपेंडिकुलर डायरेक्शन। एक रेखा आप इमेजिन कर लीजिए कि एक कोई रेखा है, ऐसे सरफेस पे खींची गई है, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री को लगता है फोर्स, ठीक, इसको सरफेस टेंशन कहते हैं। तो एक तो रहा हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, एक कैपिलरी ट्यूब होती है, जैसे आप स्ट्रॉ यूज करते हैं कोई चीज़ पीने के लिए, मान लो कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हैं तो आप स्ट्रॉ यूज करते हैं, एक पतली ट्यूब होती है, उससे क्या करते हैं आप सक करते हैं। तो वैसे मानिए कैपिलरी ट्यूब, इसका एक रेडियस हम स्टैंडर्ड होता है 2 mm, लेस देन 2 mm होता है, लेस या इक्वल टू 2 mm। इतने रेडियस का कोई हम ट्यूब ले लें तो उसको हम कैपिलरी ट्यूब कह सकते हैं। मतलब इसका एक तो मिनिमम इतना होना चाहिए, इससे कम रहे तो ठीक है, इससे ज़्यादा है तो उसको हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर मैंने कंसिडर नहीं करेंगे। अब दूसरा चीज़ होता है कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन क्या होता है? देखिए आप, कैपिलरी एक्शन ये क्या होता है? जैसे इमेजिन करिए आप कैपिलरी ट्यूब आपने लिया, ठीक, जो कि इसका स्टैंडर्ड साइज है उसको फॉलो कर रहा है। किसी बीकर में आपने इसको, किसी बॉटल में पानी भरा हुआ है, आपने इसको फिर अंदर डाल दिया, तो पानी है जो इसमें भरा हुआ है, तो इस ट्यूब में अपने आप चढ़ जाएगा। अब किस वजह से चढ़ेगा? सरफेस टेंशन की वजह से। इसको आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे सरफेस टेंशन की वजह से कैपिलरी ट्यूब में जो पानी ऊपर चढ़ता है, तो इस जो पानी ऊपर चढ़ने का प्रोसेस है इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं? कैपिलरी एक्शन। देखिए आप इसका एग्जाम्पल आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे पूछते हैं उसको देखते हैं। फिर सरफेस टेंशन का डिपेंडेंसी देखेंगे क्या है, कैपिलरी एक्शन को हम देखेंगे, ठीक। कैपिलरी को कहेंगे केशिकात्व, केशिकात्व एक्शन है, ठीक है। देखिए आपसे पूछा जाता है कि जो आप लैंप यूज करते थे घर में पहले, केरोसिन वाला, तो उसमें आप देखेंगे अपने आप पानी ऊपर चढ़ता, जो ऑयल होता है ऊपर चढ़ता है, आप कुछ करते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है? तो आपको सिंपल यही बताना है कि कैपिलरी एक्शन हो रहा है केशिकात्व के वजह से, जो ऑयल है ऊपर चढ़ता है। दूसरा एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, पेड़ों में जो ट्री होते हैं, जो पानी होता है ज़मीन से ऊपर चढ़ते जाता है उनके टहनियों के द्वारा, तो कैसे जाता है? वो भी कैपिलरी एक्शन है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तीसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये पूछा जाता है कि खेत जो होता है, किसान खेत
जोत देता है बुआई करने के पहले। ऐसा क्यों? जैसे एक खेत है हमारा, इसको हम जोत देते हैं कि ताकि जो इसका कैपिलरी है, ज़मीन के अंदर कैपिलरी बनी हुई है, वो टूट जाए, उनका कनेक्शन हट जाए और पानी ऊपर न उड़े। ठीक, एक कैपिलरी एक्शन से ही होता है। एक और आपको एग्जाम्पल ही देखना है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है। एक ये होता है कि जैसे टॉवेल है हम कॉटन का, उसको आप पानी में एक सिरा भिगोते हैं, देखेंगे पूरा सिरा भीग जाता है, पूरा टॉवेल भीग, कुछ देर बाद पूरी टॉवेल भीग जाती है, तो वो भी कैपिलरी एक्शन का ही है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए आप, मोमबत्ती है, कैंडल, उसको आप जलाते हैं, देखते हैं कि कैंडल आपका पिघल रही है, इधर से ये जल रहा है। कुछ आपने कुछ नहीं किया, इसमें आप एक जो थ्रेड लगाते हैं, जो धागा लगाते हैं, जैसे पिघलता रहता है इधर से ऐसे के थ्रू ऊपर चढ़ता रहता है, जो कि हमें एनर्जी देता रहता है। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ा था कि एक कौन सा एग्जाम्पल है। कोई पूछे कि मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? क्या बताएंगे? जो केमिकल एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी कन्वर्जन में हम लोग पढ़ा है इसको। ठीक, एक कैपिलरी का कुछ एग्जाम्पल रहा, और भी आप बुक से देखेंगे। ठीक, दूसरा चीज़ देखते हैं कि जो सरफेस टेंशन है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है। कि सरफेस टेंशन का कैसे डिपेंडेंसी होती है किसी चीज़ पे, कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, या फिर इसका जो केमिकल है, जो वाटर है, इसमें हम कुछ मिक्स करते हैं तो कैसे वेरी होता है सरफेस टेंशन, उसको देखते हैं। चलिए देखिए आप, क्या है सरफेस टेंशन का वेरिएशन, हम देखते हैं कैसे वेरी करता है सरफेस टेंशन का वेरिएशन। ठीक, तो मैं बताया आपको कि सरफेस टेंशन क्या होता है। दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स है, उसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। तो इसका डिपेंडेंसी कैसे होती है, जैसे पहला हम देखें टेम्परेचर बढ़ाएं थे किसी चीज़ का, किसी लिक्विड का, यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें सरफेस टेंशन पर क्या वेरिएशन होता है। देखिए आप, दो मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो फोर्स लगता है, जब किसी चीज़ का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसको हम हीट एनर्जी देते हैं, हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका वेलोसिटी बढ़ जाता है, इसको एनर्जी यही लेता है, तो जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो कम होगा। देखिए आप, ये मॉलिक्यूल इसका वेलोसिटी बढ़ गई तो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो आप सिंपल याद रखेंगे कि सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है। ठीक, दूसरा हम देखते हैं, यदि मान लीजिए वाटर है, ठीक, इसमें आप कोई मिक्स कर दिया, मान लीजिए साल्ट मिक्स कर दिया आपने, तो क्या होता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। कैसे होता है इसको देख लेते हैं। देखिए ये मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इसमें एक तीसरा मॉलिक्यूल आ जाता है जो कि साल्ट का है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है उसको एक कम कर देता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो इसको सिंपल याद रखेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सरफेस टेंशन कम होता है। आप ऐसे दिमाग में रखेंगे तो भूलेगा नहीं कि हाँ कैसे कम हो रहा है। तो बुक में तो लिखा ही है डायरेक्ट कि कम होता है, मगर उसमें ये नहीं लिखा है कैसे कम होता है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। और जैसे केरोसिन पूछता है कि केरोसिन ऑयल हम डाल देते हैं वाटर में तो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन मेरा कम हो जाता है। ठीक, कहने का सेंस ये है कि कोई साफ पानी है उसमें हम कुछ मिक्स कर देंगे तो सरफेस टेंशन हमारा डिक्रीज हो जाता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, एक और चीज़ है कि जैसे मान लीजिए आप ओग लेते हैं, कोई सूप पीते हैं तो बोलता है कि गर्म सूप अच्छा लगता है ठंडे सूप के कंपेयर में। ऐसा क्यों? तो आप सिंपल याद रखेंगे, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है, ज़्यादा एरिया में फैल जाता है।
सूप होता है, जीभ पे ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं, टेस्ट बर्ड्स, तो उसको ज़्यादा टेस्ट करती हैं, ज़्यादा एरिया कवर करता है, इसीलिए अच्छा लगता है। ये क्यों हो जाता है? सरफेस टेंशन कम हो जाने की वजह से। जब गर्म है तो कम होगा ही। इसी तरह और भी एग्जांपल हैं तमाम, अब याद रखेंगे। एक जैसे कोई साफ पानी आपने लिया, साफ पानी, ठीक, इसमें आप एक नीडल लिए, छोटी वाली सुई लिया आपने। अब पानी एकदम स्थिर है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। जो आपकी नीडल है ये भी एकदम क्या है, नीट एंड क्लीन है, उस पर कोई गंदगी नहीं है। आप एकदम आराम से इस पर रखेंगे, आप इसको नीडल को आपने इसे रखा सरफेस पे, तो आप देखेंगे रोटेट करते हुए, आप ट्राई करिएगा कभी घर पे, ऐसे रोटेट करते हुए या अपने एक्सिस के या फिर इधर भी रोटेट करते हुए नीचे नीचे डूबते चली जाएगी। अर्थात कहीं ना कहीं इस पर कोई फोर्स लगा रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट आ जाती। तो वही जो सरफेस टेंशन है, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वही इसको फोर्स लगा रहा हुआ है, ताकि ये जो नीडल है इस पर रोक रही है, ऊपर रुक जा रही है इस पर सरफेस पे। ये भी एक एग्जांपल है, अच्छा एग्जांपल है। एक और होता है कि जो वाटर ड्रॉप होते हैं, मेरा वाटर ड्रॉप, पानी की बूंद, पानी की बूंद, और गोलाकार क्यों होती है? ऐसे जैसे आपने टोटी खोला तो देखेंगे ऐसे नीचे गिरेगी। तो सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी जो सरफेस होता है वो अपने आप को मिनिमाइज करना चाहता है, तो सबसे कम सरफेस एरिया जो होता है वो स्पेयर का होता है, इसीलिए स्पेरिकल फॉर्म में ही गोलाकार रूप में कन्वर्ट होना चाहती है। ये रहा। फिर एक जो दूसरा चीज़ है, और एग्जाम्पल में जो पूछा है, कुछ एग्जाम में पूछा जाता है कि जो बबल होता है, मेरा बुलबुला, उसके अंदर जो प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं? 40/R, उसका फार्मूला होता है। उसके अंदर जो प्रेशर होता है, इन्वायरमेंटल जो प्रेशर होता है उससे अधिक होता है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। ये 40/R बबल के लिए, ड्रॉप के लिए अब याद रखें 2T/R। R जो होता है उसका रेडियस होता है। जैसे ड्रॉप है मेरा, उसका सेंटर से ये रेडियस होता है, ठीक। T जो मेरा होता है सरफेस टेंशन होता है, ये होता है प्रेशर के बराबर। तो बस इतना दिमाग में रखेंगे। जो इंटरनल प्रेशर होता है, जो ड्रॉप हुआ या फिर बबल हुआ, इसके अंदर जो आंतरिक प्रेशर होता है, अंदर का जो प्रेशर होता है, जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है उससे अधिक होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इतना ही चीज़ें हमें पढ़ना है सरफेस टेंशन में। मुझे लगता है सब चीज़ें लगभग कवर हो गई होंगी, ठीक। देख भाई, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। क्या हुआ? कोहेसिव फोर्स, सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है। सरफेस टेंशन, आप परिभाषा जानते हैं, किसी द्रव के सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखा के परपेंडिकुलर लगने वाले फोर्स को, ये याद रखेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स को हम सरफेस टेंशन फोर्स करते हैं। इसका फार्मूला होता है T=F/L, ठीक। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? पतली ट्यूब होती है जिसका जो रेडियस होता है लेस देन 2 mm होता है, 2 mm से कम होता है, उसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? अपने आप इसमें पानी जो चढ़ता है उसको हम कैपिलरी एक्शन कहेंगे। यदि इसको भी डिराइव करना होगा तो कभी देख लेंगे कि कैसे डेरिवेशन क्यों चढ़ता है, मगर अभी के लिए हमें एग्जाम के लिए इतना ही काफ़ी है कि यहाँ कैपिलरी एक्शन होता है, अपने आप पानी चढ़ना। कभी आपको लगे जानने के लिए तो एग्जाम बाद में बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा इसका मतलब डेरिवेशन करके कैसे होता है, ठीक है। ये हो गया कैपिलरी एक्शन। उसका हमने एप्लीकेशन देखा, क्या क्या देखा? ट्री वाला, प्लांट और ट्री वाला हो गया, कैंडल वाला देखा हमने, लैम्प वाला देखा, फिर जो खेत जोतते हैं उसको हमने देखा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, आप देख लेंगे। सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन हमने देखा, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, इसका वेरिएशन क्या है टेम्परेचर के साथ, और कुछ मिक्स करते हैं इसके साथ क्या क्या वेरिएशन है। और उसके बाद से जो बबल होता है मेरा बुलबुला,
उसके अंदर जो प्रेशर होता है, जो बाहर का प्रेशर होता है इन्वायरमेंटल प्रेशर, उससे अधिक होता है। इसको आप दिमाग में रखेंगे। ड्रॉप जो होता है इसके अंदर भी प्रेशर अधिक रहता है। इतना चीज़ आप रखेंगे। तो इस चैप्टर से लिए इतना ही काफ़ी है। और जो वो वाला फार्मूला होता है कि लिक्विड के अंदर कितना प्रेशर होता है ड्रॉप के अंदर, 2T/R, बबल जो बनेगी उसके अंदर कितना होता है, 4T/R। इतना चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक। क्योंकि एक बार शायद कहीं पूछा है प्रेशर निकालने के लिए कि बबल के अंदर कितना प्रेशर होता है, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही सरफेस टेंशन से। जैसे ये हम लोग जहाँ हीट तक पहुँचेंगे, थर्मल वाला जहाँ सेक्शन स्टार्ट होगा, उसके पहले जितना भी पढ़े हम लोग, जितना चैप्टर पढ़ा है हमें मैकेनिक्स का, यहाँ तक वहाँ तक हम देखेंगे, विस्कोसिटी तक पूरा हम एक्सरसाइज करेंगे एक दिन, 100-150 क्वेश्चन का जो आए हुए हैं एग्जाम में। चलिए, और आप लोग और लोगों को शेयर करते रहिए कि ताकि लोग सीखें इससे। जहाँ भी कुछ कमी लगे आप कमेंट करके बताइए। चलिए देख लेते हैं दूसरा चीज़। जो फ्लोटेशन होता है वो क्या होता है, जो उत्प्लवन बल कहते हैं बायोंट फोर्स को। आर्किमिडियन जो प्रिंसिपल होता है उसको देख लेंगे। लॉ ऑफ फ्लोटेशन है, ये क्या होता है इसको देखेंगे। कैसे कैसे कोई बॉडी किसी लिक्विड में तैरती है, कब डूब जाएगी, इसको भी देखेंगे हम लोग। देखिए बायोंट फोर्स क्या होता है, उत्प्लवन बल। देखिए उत्प्लवन बल क्या होता है, उत्प्लवन बल, ठीक। देखिए जैसे एक कोई मान लीजिए बीकर है, इसमें पानी भरा हुआ है, आपने कोई मग लिया, कोई भी बॉडी लिया, सपोज करिए कोई बॉडी हमने लिया, इसमें आप इसको डुबाते हैं तो आप देखेंगे आप तो ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं, ये आप लगा रहे हैं, ठीक। एक नीचे से भी प्रेशर लगता है, जो कि नीचे से एक प्रेशर लगता है बॉडी के ऊपर। वो कौन लगाता है, पानी लगा रहा है, जो वाटर है, जो कोई भी लिक्विड हो वो लगा रहा है, जो कि इसको डूबने नहीं दे रहा है, ठीक। ऐसे फोर्स को क्या कहेंगे, उत्प्लवन। सिंपल, आप इतना दिमाग में रखिए, ठीक। दूसरा क्या है, आर्किमिडियन प्रिंसिपल क्या होता है, तो यही कहता है कि इसके ऊपर जो आपने फोर्स लगाया हुआ है, अब कितना फोर्स लगा है, तो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। ए बॉडी जितना जो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी उसका वेट हम मेजर कर लेंगे। क्या मेजर कर लेंगे, वेट। जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी बॉडी उतना ही इस पर ऊपर बायोंट फोर्स लगेगा। क्या आएगा, उत्प्लवन बल लगेगा। उसका हमें तो सिंपल डेफिनेशन जानना है, मगर मेरा असली कहानी यहीं से है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, क्योंकि मेरे एग्जाम्पल में, मेरे क्वेश्चन में, एग्जाम में वही चीज़ें पूछी जाएंगी कि सिंपल सिलेबस में इसने मेंशन किया है कि हमें एप्लीकेशन ही जानना है, क्योंकि हमें लिखना तो है नहीं डेफिनेशन, बस हमें जानते रहना है कि क्या होता है। लॉ कोई बॉडी, जैसे तीसरा पॉइंट देखते हैं कि लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है। कोई बॉडी किसी फ्लूइड में तैर रही है तो कैसे तैर रही है, कब तैरेगी, ठीक, कब पूरा सबमर्ज होकर तैरेगी, कब डूब जाएगी, इसको देखते हैं। देखिए अब जैसे पहला पॉइंट है, लिखा हमने कि डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो बॉडी हम लिक्विड में डुबा रहे हैं वो लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिस फ्लूइड में हम डुबा रहे हैं, या फिर वाटर हो सकता है या फिर ऑयल, कुछ भी हो सकता है। तो कब ये तैरेगी, कब डूब जाएगी, ठीक है। जब यदि बॉडी है मेरा, इसको हम डुबा रहे हैं, इसका डेंसिटी इस फ्लूइड के डेंसिटी से कम है तो आराम से तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं, ठीक। यदि इसका जो बॉडी का डेंसिटी है फ्लूइड के डेंसिटी से बराबर है, इसको हम सिंपल वाटर कहते हैं, फ्लूइड
फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, हम वाटर यहाँ लेके चल रहे हैं, आप कुछ भी मांग सकते हैं, ऑयल मांग सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। यदि इसके बराबर है तो क्या होगा, मेरा फुली सबमर्ज्ड हो जाएगी, डूब के तैरती है। जैसे इसके बराबर हो गया तो इतना पानी भर दिया आपने, तो जो आपकी बॉडी है पूरा डूब जाएगी, मगर एकदम ज़मीन पे नहीं जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी, तैरती रहेगी। ठीक, एक पॉइंट होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम? होता है जो कोई बॉडी किसी फ्लूइड में तैर रही है, उसको आपने उसको डिस्टर्ब किया, मगर फिर दोबारा अपनी पोजीशन पर आ जा रही है, उसको न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये सब चीज़ें हैं। अब चलिए इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं, क्योंकि इसी जो फ्लोटेशन है, कोई बॉडी किसी के अंदर कैसे तैर रही है, नहीं तैर रही है, इसी का हम एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये दूध है, मिल्क है, मिल्क का हम प्योरिटी कैसे मेजर करते हैं? कैसे मेजर करते हैं ये पूछा जाता है। कैसे? इलेक्ट्रोमीटर से। वो कैसे होता है, देखिए आप, मान लीजिए ये प्योर मिल्क है, ये क्या है, इम्प्योर है। इसमें कुछ मान लीजिए 70% मिल्क है, 30% वाटर है। आपने चेक करना है कि कैसे, कौन सा प्योर दूध है, आपको मालूम नहीं है, देखने से नहीं मालूम हो रहा है, तो आप इलेक्ट्रोमीटर लेंगे, सिंपल इसमें देखेंगे, इमर्ज करेंगे, इसमें इमर्ज करेंगे, देखेंगे आप कि ये जो फोर्स है, ये जो प्योर मिल्क है, इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, उतना नहीं डूब रहा है, मगर ये जो इम्प्योर है इसमें कम फोर्स लगा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोमीटर बना किस लिए है, प्योर दूध के लिए बना है। जब इसमें पानी है मेरा तो फोर्स कम लगेगा, तो ये ज़्यादा डूब जाएगा, मतलब कहेंगे कि इम्प्योर है। तो आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोमीटर क्या, इसका यूज क्या है, तो आप सिंपल मार्क करेंगे क्या, कि प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए है। किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे। ठीक, उससे भी ज़्यादा डीप जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, तो उसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, ये हो गया। अब एक पूछा जाता है कि हाइड्रोमीटर क्या होता है। हाइड्रोमीटर किस लिए काम होता है, रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए। हाइड्रोमीटर रिलेटिव डेंसिटी नापने के लिए। जैसे कोई मान लीजिए इसमें ऑयल है, आप ठीक, इधर वाटर है, एक का आपको डेंसिटी मालूम है, मान लीजिए ये रो है, इसका डेंसिटी, इसका 1000 kg/m³, इसका डेंसिटी होता है, स्टैंडर्ड है कुछ 998 पॉइंट समथिंग होता है, मगर 1000 हम लेके चलते हैं। आपको कम मेजर करना है कि ऑयल का क्या होता है, तो किससे मेजर करेंगे, हाइड्रोमीटर से। कैसे, इसका आपको मालूम है, इसका आपको निकालना है, तो इसीलिए यूज होता है रिलेटिव डेंसिटी। इसके कंपेयर में इसका हम निकाल देंगे, कभी देखेंगे इसको, इसका भी न्यूमेरिकल आते हुए, मगर अपने काम के लिए इतना ही काफ़ी है। हाइड्रोमीटर एक होता है, हाइग्रोमीटर जी, एक डी होता है, एक जी, इसका सिंपल डेंसिटी के लिए। वो क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। दूसरा क्या होता है, डेंसिटी मेजर करने के लिए। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मैंने बताया कि कोई भी बॉडी है मेरा, किसी वस्तु को किसी पानी में, किसी लिक्विड में डुबाते हैं, तो अपने वेट के बराबर वो पानी को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक, मैंने ये नहीं बताया कि जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उसका आप मेजर कर लेंगे वेट, उतना ही इसके ऊपर फोर्स लगता है। ठीक, तो आपसे पूछा जाता है एक चीज़ ये कि ये गिलास है मेरा, पूरा भरा हुआ पानी से, इसमें आप एक आइस क्यूब डाल दिया आपने, आइस क्यूब, ठीक, तो क्या होगा, आइस क्यूब पूरा तैर रहा है इसमें। अब देखेंगे दोनों की डेंसिटी, ये भी आइस है, ये भी वाटर है, दोनों की डेंसिटी बराबर है, आराम से तैरेगा इसमें। जब आइस मेल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या इसका लेवल बढ़ जाएगा या घटेगा, तो आप सिंपल कहेंगे नहीं, बराबर, कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, कि दोनों की डेंसिटी बराबर है। यदि डेंसिटी का डिफरेंस होता है तब यदि इसका डेंसिटी अधिक हो जाएगा, मान लीजिए इसका अधिक हो गया, तो डूब जाएगा, तो अपने वेट के बराबर पानी को हटा देगा।
अर्थात कहेंगे कि लेवल उसका कम हो जाएगा। यदि कम रहेगा तो नहीं होगा, मगर इसमें तो दोनों के बराबर है तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज़ ये कि जो आइस है मेरा, यदि पानी में तैर रहा है तो 1/10 उसका पोर्शन है पूरा डूब जाता है। एक बार इतना पोर्शन, एक पोर्शन उसका दिखता रहता है। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है कोई, इसका आइस क्यूब है, 1 सेंटीमीटर उसका दिखेगा, 10th पोर्शन उसका डूबा रहेगा। ठीक है। तो मेरे अपने एग्ज़ाम के जो पेट वाला मेरा एग्ज़ाम है, पेट का लगभग ओवरव्यू इतना ही है इस चैप्टर से, जो फ्लोटेशन है इतना ही है। बाकी और भी कुछ पॉइंट यदि मिस हो रहा होगा, मेरे समझ से तो नहीं है, मगर मिस हो रहा होगा तो आप कमेंट करके बताएंगे। और बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि यूज करें इस वीडियो का। और कुछ भी कमी होती है तो आप बेधड़क कमेंट करिए, क्योंकि अच्छा लगता है, आपका कमेंट आता है, इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। ठीक है ना। और जो नए लोग हों चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए आप। ठीक है ना। तब तक आप अपना पढ़ाई करिए, एंजॉय करिए। चलिए बाय।